अब हम आते हैं, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, पार्लियामेंट कानून कैसे बनाती है, हाउ। पहले तो हम क्या देखें क्या क्या बनाती है, अब हम देखते हैं कि संसद कानून कैसे बनाती है। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज फॉर इट्स पीपल। किसी भी लेजिस्लेचर, किसी भी विधायिका का जो सबसे बेसिक कार्य है, मूल कार्य है कि वो उसकी जनता के द्वारा लॉ, जनता के लिए जनता के लिए लॉ बनाना। ए डेफिनेट प्रोसीजर इज फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। तो जो प्रोसीजर है लॉ कानून बनाने की, जो प्रोसीजर है उसमें एक तरीका है, एक डेफिनेट प्रोसीजर उसको फॉलो करता है। सम ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ लॉ मेकिंग आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल सम हैव इवॉल्व्ड ओवर द कन्वेंशंस। सो बहुत कुछ सारी ऐसी हैं जो कानून बनाने की विधियां हैं वो हमारे संविधान में वर्णित है, बट कुछ विधियां जो है कालक्रम में कन्वेंशन के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से स्वीकार कर लिया गया है। सम आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द कन्वेंशन। Follow a bill through legislative process and you will clearly see the law making process is technical and even tedious। तो अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर टीडियस भी है और टेक्निकल भी है, काफ़ी मतलब तकनीकी और जटिल कठिन काम है एक्चुअली में देखा जाए तो। सो ए बिल इज ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लॉ। उस जो ऊपर जो हमने चार्ट देखा उसको हम देखेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो बिल क्या है। बिल जो कानून आने वाली है ना, उसको विधेयक कहते हैं। जो कानून हम लाने वाले हैं उसको अभी हम पहले बिल के रूप में लाते हैं, विधेयक के रूप में लाते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल, है ना, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के बिल्स होते हैं। व्हेन ए मिनिस्टर प्रपोजेज द बिल इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट सॉरी व्हेन ए नॉन मिनिस्टर प्रपोज बिल इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स बिल। अगर कोई मिनिस्टर नहीं है वो अगर बिल ला रहा है, व्हेन ए नॉन मिनिस्टर प्रपोजेज बिल इट्स कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो अगर कोई मिनिस्टर ला रहा है तो वो नॉर्मल बिल है, लेकिन अगर वो कोई नॉन मिनिस्टर के द्वारा लाया जा रहा है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से जानते हैं, निजी सदस्यों का बिल कहते हैं। ए बिल प्रपोज्ड बाय मिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज द गवर्नमेंट बिल। और जो बिल मिनिस्टर के द्वारा लाया जा रहा है उसको हम सरकारी बिल कहते हैं, कुछ सरकार के द्वारा लाया जा रहा बिल है, सरकारी विधेयक कहते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि कैसे कानूनी प्रक्रिया कैसे चलती है। सो पीपल इनपुट, सबसे पहले होता है क्या, कानून बनाने का जो तरीका है, ये जो टेबल है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ की टेबल में क्या है कि सबसे पहले जनता से इनपुट लिया जाता है, पीपल्स इनपुट, है ना, लोगों के द्वारा जनता की इच्छा ली जाती है। देन इससे क्या होता है, इसके बाद कभी कभी बिल सेंड टू कमिटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ, है ना। सो बिल जो है विधेयक समिति के पास भेजा जाता है, बिल सेंड टू कमिटी और डिस्कस, वो किसी समिति के पास भेजा जाता है या हाउस में डिस्कस किया जाता है। देन कमिटी गिव्स द रिपोर्ट, कमिटी रिपोर्ट देती है। देन हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट, हाउस उसको एक्सेप्ट कर सकता है और नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है। कभी कभी डायरेक्टली पीपल इनपुट पे भी हाउस में बिल लाया जा सकता है। नाउ डिटेल्ड डिस्कशन, उस पर उसके बाद बिल को अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो उस पर डिटेल्ड डिस्कशन किया जाता है। तो डिस्कशन के बाद आइदर द बिल इज एक्सेप्टेड और द बिल इज रिजेक्टेड। अगर बिल एक्सेप्ट हो गई तो अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो दूसरे हाउस में पास किया जाता है। नाउ अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स रिकमेंडेशन, अदर हाउस उस पर फिर से कुछ एक रिकमेंडेशन अप्रूव करता है, या तो उसको अप्रूव कर देता है या कुछ रिकमेंडेशन दे देता है। सो अगर ऐसा रिकमेंडेशन आ गया तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कभी कभी किया जाता है, जहाँ पे दोनों सदन एक साथ मिलकर डिस्कस करते हैं। ज्वाइंट सेशन मनी बिल में नहीं हो सकता है, मनी बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मनी ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है, बट बाकी बिल्स में ज्वाइंट सेशन हो सकता है। नाउ द प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड्स बैक फॉर रिकंसिडर। जब ये दोनों हाउस सदन से यहाँ से भी अप्रूव होकर आ गया तो प्रेसिडेंट या तो उसको अप्रूव कर सकता है या फिर वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया तो वो जो विधेयक है वो कानून में बदल जाती है, वो लॉ बन जाती है। यहाँ एक चीज़ और है, बिल जो है, बिल इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस, बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। पहले लोकसभा में लाया जा सकता है, फिर उसके बाद लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा जा सकता है, या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है और राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में लाया जा सकता है। ये है नॉन बली मनी बिल में। अगर वो मनी बिल है तो अब वित्तीय बिल है तो ऐसा नहीं हो सकता, विधेयक में ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वो लोकसभा में आता है। एंड बिल इज एंड, सो दिस इज द, अगर आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कानून बनाना। नाउ हम टाइप्स ऑफ बिल्स की बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के बिल है, विधेयक किस किस प्रकार के। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बिल हो गया, है ना। गवर्नमेंट बिल मैंने आपको बताया सरकारी विधेयक या किसी मेंबर के द्वारा लाया जाता है, बेसिकली सॉरी
ये किसी मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है, वो गवर्नमेंट बिल कहते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल हो गया, निजी व्यक्ति का है ना बिल हो गया, अगर वो किसी मिनिस्टर के द्वारा नहीं लाया गया, अगर किसी निजी सदस्य के द्वारा अदर देन मिनिस्टर लाया है, तो इसको प्राइवेट मेंबर बिल कह सकते हैं। सो दिस कैटेगरी में बिल को दो भाटों में डिवाइड किया गया, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर, टू टाइप्स ऑफ बिल्स। नाउ अनदर फैक्टर हम लेते हैं, उसके बेसिस पे बिल को फिर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मनी बिल और नॉन मनी बिल, वित्त विधेयक है ना, गैर वित्त विधेयक। सो चार टाइप हम नहीं कहेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज फोर टाइप्स ऑफ बिल, नो नो, अगेन बिल्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस कि इसको लाने वाला कौन है, लाने वाला कौन है उसके बेसिस पे दो तरह के बिल होते हैं, है ना। हु इज द पर्सन हु इज द इनिशिएटर ऑफ द बिल, इंट्रोडक्टर ऑफ द बिल, है ना, इनिशिएटर। तो इनिशिएटर के बेसिस पे दो तरह के बिल होंगे, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर में। और टाइप इसका, व्हाट टाइप मतलब उसका क्या कंटेंट है, उस किस तरह से है, उसको डिसाइड किया जाता है, उसका टेक्स्ट के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि यह मनी बिल है या नॉन मनी बिल है। नाउ नॉन मनी बिल में भी दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल, अगर नॉन मनी बिल है तो वो भी दो तरह के हैं, उसमें फिर से एक आ गया, एक ऑर्डिनरी बिल्स, साधारण बिल, है ना, साधारण विधेयक, सामान्य विधेयक, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये संविधान संशोधन बिल। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जो ये है मनी बिल है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इन लोकसभा में लाया जा सकता है, ओनली इन लोकसभा, है ना। ये कहीं ऑर्डिनरी बिल, नॉन मनी बिल, दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड मनी बिल में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग नॉट पॉसिबल, ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे नहीं हो सकता है, बट इसमें ऑर्डिनरी बिल में दोनों में से लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, और चाहे तो इसकी बाद में ज्वाइंट सेशन भी किया जा सकता है, ज्वाइंट सीटिंग में भी इसको पारित किया जा सकता है। तो ये हो गया ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल मनी बिल पे डिफरेंसेस हो गए बिल्स में। Now, even before a bill is introduced in the parliament, there may be a lot of debate on the need for introducing such a bill. तो बिल को, विधेयक को पार्लियामेंट में आने से पहले ही बहुत सारा डिबेट हो जाता है कि ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी कि ये बिल आना भी चाहिए नहीं। ए पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इनिशिएट बिल, कोई भी जो राजनीतिक दल है वो सरकार के ऊपर दबाव बना सकती है कि बिल को लाने के लिए, है ना, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स इलेक्शन प्रोमिस और टू इम्प्रूव इट्स चांस ऑफ विनिंग फोर्थ कमिंग इलेक्शन। तो अपना इलेक्शन प्रॉमिस को पूरा करने के या अगले इलेक्शन में अपना चांस, विनिंग चांस को जानने के लिए वो सरकार के ऊपर दबाव बना सकता है, प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इनिशिएट बिल। इंटरेस्ट ग्रुप्स, मीडिया एंड सिटीजन्स फोरम में ऑल्सो परसुएट द गवर्नमेंट फॉर ए पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। तो कभी कभी जो होता है इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं या मीडिया है या जो नागरिकों के सिटीजन्स फोरम है, सो दे ऑल्सो कभी कभी सरकार को मनाती है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर खास एक बिल लाया जाए। लॉ मेकिंग इज दस नॉट मेयरली ए लीगल प्रोसीजर बट ऑल्सो ए पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन। तो हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लीगल मुद्दा नहीं है, ये बहुत हद तक पॉलिटिकल मुद्दा भी है, इसमें एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी है ना। द प्रिपरेशन ऑफ बिल itself involves many considerations such as resources required to implement the bill, the support or opposition that the bill is likely to produce, the impact that law may have on the electoral prospect of the ruling party etc. तो हम यहाँ देखते हैं कि जो बिल जो कान लाया जा रहा है उस वही सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है, उसमें बहुत सारा चीज़ है कि उनको क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, इस बिल को लाने में लिए क्या क्या रिसोर्स लग रहे हैं ना, और इस बिल को अगर हम लाएंगे तो इसको ऑपोजिशन से सपोर्ट मिलेगा या विरोध होगा, है ना, जनता इसको सपोर्ट करेगी या विरोध करेगी, जनता के माइंड में क्या इम्पैक्ट बनेगा, द इम्पैक्ट दैट लॉ में हैव ऑन द इलेक्ट्रोल पर्सपेक्ट। जो जी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके चुनाव, ऐसा नहीं कि ऐसा बिल लाए तो उससे चुनाव हारने की बात बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जनता का मूड बिगड़ जाए और जनता उसके खिलाफ हो जाए। सो ये सब चीज़ों को, मुद्दों को डिसाइड किया जाता है बिल लाने से पहले। और जहाँ पे अब जिस एरा में हम जी रहे हैं, कॉलिशन पॉलिटिक्स के एरा में जी रहे हैं, जहाँ पे गठबंधन की सरकारें जनरली रहती हैं, सो बिल प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट हैज़ टू बी एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टनर्स ऑफ द कॉलिशन। यहाँ पे कॉलिशन के, गठबंधन के जितने भी पार्टनर्स हैं, सबको ये बिल मंजूर होना चाहिए। So such practical consideration can hardly be ignored, and the cabinet consider all this before arriving at a decision to enact it. तो कैबिनेट इन सभी चीज़ों को सोच विचार करने के बाद ही बिल को लाता है ना मंत्रिमंडल। सो वंस द कैबिनेट अप्रूव्स द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन बिगिंस। तो एक बार जब कैबिनेट अप्रूव कर देता है कि हाँ ये पॉलिसी को लाना है, कानून बनाने के लिए एक ऐसी नीति लानी है, देन द टास्क ऑफ द जो लेजिस्लेशन है उसका ड्राफ्टिंग स्टार्ट होता है। द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। जो जिस बिल को लाया जा रहा उसकी जो मिनिस्ट्री है, कंसर्न मिनिस्ट्री है, वो उसका ड्राफ्टिंग करती है।
फॉर इंस्टेंस ए बिल रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 विल बी प्रिपेयर्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री। सो जैसे अगर जो गर्ल्स का एज है, मैरिजेबल एज है, वो 18 साल से अगर 21 साल बढ़ाना है, तो ऐसा जो बिल होगा वो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा लाया जाएगा, क्योंकि ये कानूनी चीज़ में बदलाव लाया जा रहा है, तो ये कानूनी चीज़ में अफेक्ट किया जा रहा है, तो ये लॉ मिनिस्ट्री लाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, और जो महिला और बाल विकास वेलफेयर मंत्रालय है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। विद इन द पार्लियामेंट ए बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और राज्यसभा और बाई ए मेंबर ऑफ द हाउस, है ना। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में आ सकता है, इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा और राज्यसभा बाई ए मेंबर ऑफ द हाउस। जनरली सदन के किसी सदस्य के द्वारा ही आएगा, बट जनरली क्या होता है, जनरली बट ऑफन ए मिनिस्टर, बट जनरली एक मंत्री के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, जो उस मंत्री जो सब्जेक्ट के लिए जिम्मेदार है उसके द्वारा लाया जाता है। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ओनली इन लोकसभा, जैसा कि मैंने बताया कि जो वित्त विधेयक है, मनी बिल है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकते हैं। एंड वंस पास देयर इट इज सेंट टू द राज्यसभा, लोकसभा में पास होने के बाद ही वो राज्यसभा में जाता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस इन द कमिटीज, तो बिल के ऊपर जो बहुत बड़ा डिस्कशन होता है वो समितियों में होता है ना। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी इज देन सेंट टू द हाउस, और जो उस कमिटी की जो समिति का जो रिकमेंडेशन होता है, सिफारिश होती है, वो सदन को भेज दिया जाता है। रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, समितियों का जो सिफारिश हो भेज दिया। दैट इज वाई कमिटीज आर रेफर टू एज मिनिएचर लेजिस्लेचर, तो इसलिए इन समितियों को हम लघु विधायिका भी कहते हैं, मिनिएचर लेजिस्लेचर भी कहते हैं, क्योंकि उनके रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भेजे जाते हैं हाउस में। दिस इज द सेकंड स्टेज इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में ये दूसरा स्टेज है। इन द थर्ड एंड फाइनल स्टेज द बिल इज वोटेड अपॉन, और एक बार जब पार्लियामेंट में आ गया, सदन में आ गया, तो बिल में वोटिंग होती है। ये थर्ड एंड फाइनल स्टेज है, बिल इज वोटेड अपॉन। इफ ए नॉन मनी बिल इज पास्ड बाई वन हाउस, अगर एक गैर वित्त विधेयक है, अगर किसी एक हाउस में पास हो गया, तो ऑफकोर्स इट विल बी सेंट टू अदर हाउस, दूसरे हाउस में भेजा जाता है, वेयर इट गोज थ्रू द एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर, वहां भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। नाउ ए बिल हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस फॉर इनेक्टमेंट, वो दोनों हाउस से पारित होने चाहिए। इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस ऑन द प्रपोज्ड बिल, अगर किसी बिल में, प्रपोज्ड बिल में डिसएग्रीमेंट है दोनों हाउस में, तो अटेम्प्ट इज मेड टू रिजॉल्व इट थ्रू ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो ज्वाइंट सेशन करवाया जाता है पार्लियामेंट का, और वहां पे कोशिश किया जाता है कि इसको पास करवाया जाए, और उसको अटेम्प्ट किया जाता है कि इसको वहाँ पे क्लियर किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, इस मुद्दे को रिजॉल्व किया जाए। इन द फ्यू इंस्टांसेस व्हेन जॉइंट सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट वेर कॉल्ड टू रिजॉल्व इट डेडलॉक, द डिसीजन हैज ऑलवेज गॉन इन द फेवर ऑफ लोकसभा, तो बहुत सारे कुछ ऐसे इंस्टांस है कि जब डेडलॉक को सुलझाने के लिए लाया गया मामला, तो मामला लोकसभा के हिसाब से चला गया। आप थोड़ा सा सोचिएगा कि क्यों, और अगर आप इस पर कमेंट कर सकते हैं तो आप बताइएगा कि ऐसा क्यों हो सकता है। कि इन फ्यू इंस्टांसेस व्हेन जॉइंट सेशन, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि व्हेन जॉइंट सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट वेयर कॉल्ड टू रिजॉल्व ए डेडलॉक, लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक बन गया, बट वहाँ पे जॉइंट सेशन लाया गया, द डिसीजन हैज ऑलवेज गॉन इन द फेवर ऑफ लोकसभा, और डिसीजन लोकसभा के फेवर में चला गया। होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट आपकी जानकारी के लिए, कि कभी कभी ऐसे होती है कि कोई पार्टी, जनरली मेजोरिटी, जो पार्टी लीडिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी है, उसकी मेजोरिटी होती है, तो लोकसभा में तो पारित करवा लेती है, बट कभी कभी राज्यसभा में उसकी सफिशिएंट सदस्य नहीं होते हैं, और वहाँ मेजोरिटी नहीं होने के कारण वो वहाँ पारित नहीं करवा पाती। अब जब ज्वाइंट सीटिंग होती है, तो 545 लोकसभा के सदस्य एंड 250 राज्यसभा के सदस्य, तो ये कुछ 800 के आसपास बनते हैं, और वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 400 के आसपास का नंबर इनको लाना होता है, और वो मेजोरिटी मार्क टच कर जाते हैं। तो ज्वाइंट सेशन करा के लोकसभा में जो चीज़ें चाही जा रही है, जो सोची जा रही है, वो ज्वाइंट सेशन करवा के राज्यसभा से अगर वो पारित नहीं हो रही थी, तो ज्वाइंट सेटिंग में पारित हो जाती है, ऐसा है कुछ चांसेस। सो इफ इट इज़ अ मनी बिल, और लेकिन अगर ये एक मनी बिल है, तो राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल, राज्यसभा मनी बिल में सिर्फ क्या कर सकता है, या तो अप्रूव कर सकता है, या फिर कुछ अमेंडमेंट बिल को सजेस्ट कर सकता है, सम चेंजेस, बट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा एक मनी बिल को, वित्त विधेयक को रिजेक्ट नहीं कर सकता, या तो सिर्फ उसको अप्रूव कर सकता है, या कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है, चेंजेस सजेस्ट कर सकता है। इफ इट टेक्स नो एक्शन विद इन 14 डेज, अगर नो एक्शन विद इन 14 दिन के अंदर वो काम नहीं किया रहेगा, राज्यसभा में कुछ काम नहीं हुआ, तो बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, बिल अपने आप माना जाएगा कि राज्यसभा से वो पास कर दिया गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है लोकसभा का। विधेयक बिल में 14 दिन पर अगर कोई निर्णय नहीं लेगी राज्यसभा, तो उसको अपने आप पारित मान लिया जाएगा। अमेंडमेंट्स टू द बिल सजेस्टेड बाई राज्यसभा में और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाई द लोकसभा, तो और जो भी अमेंडमेंट राज्यसभा ने बोला है ना, मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाई द लोकसभा, लोकसभा उसको एक्सेप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ये लोकसभा के ऊपर है।
व्हेन ए बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस, जब बिल दोनों सदन से पारित हो गया, क्या वो कानून बन गया? क्या इतना सफिशिएंट है? नो। इसके बाद एक स्टेप और है दोस्त, दोनों हाउसेस से पास होने के बाद वो बिल इज सेंड टू द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के पास जाता है फॉर हिज एसेंट। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्रेसिडेंट के पावर्स में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए जाता है। एंड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट्स इन द इनैक्टमेंट ऑफ ए बिल इनटू लॉ। और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ, राष्ट्रपति के स्वीकृति के साथ ही वो विधेयक एक कानून बन जाता है। तो जब तक राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर नहीं होगा वो विधेयक कानून नहीं बनेगा। इवन इफ और लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो गया है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना जरूरी है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट कैन यूज सर्टेन वीटोज एंड पॉकेट वीटो इज वन ऑफ देम। और ये पॉकेट वीटो क्या है ये आपको याद होना चाहिए अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स को सुना है एग्जीक्यूटिव वाले, और अगर नहीं सुने तो आप उसमें वापस जाइए और वहाँ राष्ट्रपति के पावर्स को पढ़िए, और उसमें उनके राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है वो आपको समझ में आ जाएगा। सो हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव? संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, ये नया इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। So in a parliamentary democracy, the executive is drawn from the party or a coalition of parties that have majority in the Lok Sabha. तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी, एक ऐसे पार्टी से या ऐसे गठबंधन से जिसका मेजोरिटी है लोकसभा में। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज अनलिमिटेड एंड आर्बिट्रेरी पावर्स विद द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। तो जब मेजोरिटी पार्टी का सपोर्ट है तो ऑफकोर्स उसके पास डिफिकल्ट नहीं है कि वो ऐसा अनलिमिटेड और आर्बिट्रेरी पावर्स है ना, जो कोई भी उस पर निरंकुश होकर वो कुछ भी मनमाना ढंग से अपने पावर का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। इन सच ए सिचुएशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्लिप इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, जो संसदीय लोकतंत्र है, वो कैबिनेट के डिक्टेटरशिप में वो खत्म हो सकती है, मंत्रिमंडल की तानाशाही में खत्म हो सकती है। वेयर द कैबिनेट लीड्स एंड द हाउस मेयरली फॉलो, जहाँ पे कैबिनेट आगे बढ़ के चल रहा और हाउस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, बट उसको सिर्फ फॉलो करना है। सो ओनली इफ द पार्लियामेंट इज एक्टिव एंड विजिलेंट, अगर पार्लियामेंट एक्टिव है और सतर्क है, एक्टिव और विजिलेंट है, कैन इट कीप रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव, तब ये जो एग्जीक्यूटिव है उस पर लगाम लगा सकता है, एक रेगुलर और इफेक्टिव, प्रभावशाली और रेगुलर लगाम लगा सकता है एग्जीक्यूटिव है। देर आर मेनी वेज इन विच पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिस तरीके से पार्लियामेंट जो है इनको ऐसे चेक एंड बैलेंस कंट्रोल करती है। बेसिक ऑफ देम बट बेसिक टू देम all is the power and freedom of the legislator as the people's representative to work effectively and fearlessly. So basically क्या है कि जो पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव है टू वर्क इफेक्टिवली एंड फियरलेसली। For instance, no action can be taken against a member for whatever the member may have said in the legislature. तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई मेंबर ने पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोला है, मेंबर मे हैव सेड एनीथिंग इन लेजिस्लेचर, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दिस इज नोन एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये संसदीय विशेषाधिकार है, उनका एक प्रिविलेज है, उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर पार्लियामेंट में किसी भी शब्द का यूज़ किया है, कुछ भी बोला है, तो उस रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है उन पार्लियामेंट के मेंबर्स का। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेचर हैज द फाइनल पावर्स इन डिसाइडिंग द मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और अगर इन विशेषाधिकारियों का हनन होता है तो इसका जो अंतिम पावर है, जो फाइनल डिसीजन है कि कौन लेगा, वो है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर। उस लेजिस्लेचर का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? स्पीकर फॉर लोकसभा, है ना, स्पीकर फॉर लोकसभा एंड चेयरमैन फॉर राज्यसभा। एंड वो चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? राज्यसभा का चेयरमैन इज द प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। Now, the main purpose of such privilege is to enable the members of legislative to represent the people and exercise effective control over the executive. तो ऐसा privilege इनको क्यों दिया गया? So that कि ये जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें और इफेक्टिव कंट्रोल, और जो इफेक्टिव कंट्रोल रखें हमारे कार्यपालिका के ऊपर, एग्जीक्यूटिव को निरंकुश होने से उनको लगाम लगाए। How does the parliament exercise such control? What are the means available at its disposal? Is the parliamentary control successful in curbing executive exercise? So ये सब कुछ सवाल है जो अभी हम देखते हैं। So इनको हम कैसे एड्रेस किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, है ना, संसदीय नियंत्रण के कुछ साधन।
सो द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस। लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायी तो बहुत सारे स्टेजेस पे वो इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है। पॉलिसी मेकिंग में करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और पॉलिसी उनका क्रियान्वयन पे करती है, एंड ड्यूरिंग भी एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, कानून बनाते वक्त भी और उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त भी। सो द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज ऑफ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस। लेजिस्लेचर क्या क्या डिवाइस यूज करती है इन चीज़ों के लिए? बहस, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। सो बहस और चर्चा करती है। अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, कानूनों की स्वीकृति और या अस्वीकृति करती है। फाइनेंशियल कंट्रोल करती है, वित्तीय नियंत्रण करती है, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। सो हम देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। सो ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द वेज इन विच द पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। सो कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उनके क्रियान्वयन, दोनों पे बनाई गई नीतियों उनके क्रियान्वयन पे तरीके से बहस करने का अवसर मिलता है ना। वी नो दैट डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी ऑफ डायरेक्शन। अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन बिल्स, बिल के ऊपर डिस्कशन करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, कंट्रोल में भी ऑल्सो भी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन इन द हाउस। तो जनरल डिस्कशन भी होते हैं सदन में, सामान्य वाद विवाद होते हैं, उसके दौरान भी सवाल जवाब होती है। द क्वेश्चन आवर है ना, विच इज़ हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जब सेशन होता है तो प्रतिदिन एक क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर में वो प्रश्नकाल हम करते हैं, है ना, वेयर मिनिस्टर हैव टू रिस्पॉन्ड टू सर्चिंग क्वेश्चन रेज्ड बाय द मेंबर। तो यहाँ पे जो मेंबर्स के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं, तीखे प्रश्न पूछे गए हैं, उसको मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है। जीरो आवर में क्या होता है, वेयर द मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज इंपॉर्टेंट। कोई भी मैटर अगर इंपॉर्टेंट लग रहा तो ऐसे मैटर को वो रेज करते हैं। दो द मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई, लेकिन ये जीरो आवर में कोई बाउंड नहीं है रिप्लाई करने के लिए, बट यस ऐसे मुद्दे जीरो आवर में रेज करते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर कोई मैटर जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस की मैटर है तो उस पर आधे घंटे का वो डिस्कशन कर सकते हैं, हाफ एन आवर। सो एडजॉर्नमेंट मोशन लाते हैं, कभी कभी वो सदन को एडजॉर्न भी करवा देते हैं, है ना, etc। सो ये तरीके के कुछ कुछ कंट्रोल करने के डेलिब्रेशन और बहस और चर्चा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो परहैप्स द क्वेश्चन आवर इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कीपिंग विजिल ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। प्रश्नकाल जो है वो सरकार की कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पे कंट्रोल, लगाम लगाने का जो सबसे इफेक्टिव मेथड है। Most of the members of the parliament have shown great interest in question hour and maximum attendance is recorded during this time. So इस समय जो है मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंट, काफ़ी पार्लियामेंट्रियन, बहुत सारे एमपी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं क्वेश्चन आवर में, और अटेंडेंस जो है मैक्सिमम अटेंडेंस इस समय पाया जाता है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एम एट एलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन इशूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सो बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो ऐसे सवाल होते हैं जो गवर्नमेंट से सवाल किए जाते हैं ताकि उनसे इन्फॉर्मेशन निकाला जाए पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे, जैसे कैसे मुद्दे पे, प्राइस राइज, महंगाई, अवेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्यों की उपलब्धता, एट्रोसिटीज ऑन वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन पे अगर दमन हो रहा है, अगर दंगे फसाद हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सो ऐसी चीज़ों के मुद्दे पे बहुत सारे सवाल जवाब उठाए जाते हैं। दिस गिव्स द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। ये एक मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी, अवसर देता है सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए, एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। द डिस्कशंस ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स आर सो हीटेड दैट इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी मेंबर्स रेज देयर वॉइस, वॉक टू द वेल ऑफ हाउस और वॉक आउट इन प्रोटेस्ट टू मेक देयर पॉइंट। सो ये इतना जो डिस्कशन है वो इतना हीटेड हो जाता है, इट इज़ सो हीटेड डिस्कशन, इंटेंस हो जाता है कि बहुत बार आप देखे होंगे कि मेंबर्स रेज देयर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाते हैं। कभी कभी वो वेल में जाते हैं, संसद भवन के अंदर, दोनों हाउस सदन के अंदर एक वेल होता है, उसके अंदर वो जाते हैं प्रोटेस्ट में, या फिर प्रोटेस्ट में कभी कभी वो बाहर ही निकल जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं अपने पॉइंट को बनाने के लिए। सो दिस रिजल्ट्स इन कंसिडरेबल लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव टाइम। ऑफ कोर्स ये सब करने से हमारे लेजिस्लेटिव टाइम जो है, विधेयक का बनाने का जो समय है उसमें काफ़ी लॉस होता है। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट रिमेंबर दैट मेनी ऑफ दीज एक्शंस आर पॉलिटिकल टेक्निक्स टू गेन कंसेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इन प्रोसेस फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें टाइम का तो लॉस होता ही है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारे जो ऐसे एक्शन है, ये एक तरीका है, एक पॉलिटिकल टूल है, टेक्निक है टू गेन कंसेशन। सरकार से कुछ चीज़ें को हमें अगर कंसेशन लेना है या अगर अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करानी है तो इन तरीक़ों से करवाया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट इज अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज, है ना। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन, है ना। सो कानूनों की मंजूरी देनी या ना मंजूरी का अधिकार भी संसद के पास होता है, एंड वो पावर ऑफ रेटिफिकेशन के थ्रू होता है। ए बिल कैन बिकम ए लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, तो एक विधेयक जो है कानून का तभी बनेगा, बिकम ए लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ए गवर्नमेंट दैट has the support of a disciplined majority may not find it difficult to get the approval of the legislature। तो जिसके पास डिसिप्लिन मेजोरिटी है, एक सरकार ऐसा जिसका पार्टी विशेष का बहुमत है, उसको ये अप्रूवल करवाना लेजिस्लेचर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो सच अप्रूवल हाउएवर कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, बट इसको हम ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटेंस बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन amongst द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और coalition ऑफ द पार्टीज एंड इवन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स है इंटेंस बार्गेनिंग, इसमें बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होता है amongst द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी के ही मेंबर्स में भी होता है, और अगर कोलिशन पार्टीज में तब तो और भी ज़्यादा होता है, और सरकार और अपोजिशन के बीच में बहुत सारा डिस्कशन होता है। सो इफ द गवर्नमेंट हैज मेजॉरिटी इन द लोकसभा बट नॉट इन द राज्यसभा, है ना, एज हैपन ड्यूरिंग द जनता पार्टी इन 1979, एक उदाहरण दिया गया 1977 में लोकसभा में एनडीए गवर्नमेंट, लोकसभा में सरकार की बहुमत थी बट राज्यसभा में नहीं थी, ठीक है, नोट इन राज्यसभा। सिमिलरली 2000 में भी जब एनडीए का रूल था तो ऐसा थी, उस समय जनता 77 में जनता पार्टी की, 2000 में एनडीए की रूल, लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में नहीं है, तो गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू मेक सब्सटैंशियल कंसेशन टू गेन द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस। तो दोनों सदनों में उसको पारित करवाने के लिए बहुत सारी रियायतें देनी पड़ती है, सब्सटैंशियल कंसेशन देने पड़ते हैं। मेनी बिल सच एज लोकपाल बिल हैव फेल्ड इनैक्टमेंट। सो लोकपाल बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 वर्ट रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। सो ये कुछ उदाहरण है ऐसे बिल जो राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिए और राज्यसभा के रिजेक्ट करने के बाद वो पारित नहीं हो पाया। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण। एज मेंशन्ड अर्लियर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट। तो सरकार का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है कि प्रोग्राम्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो बजट के थ्रू ग्रांट किया जाता है। सो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट का जो बनाना, प्रिपरेशन एंड बजट को प्रेजेंट करना, है ना, और इसको अप्रूवल करवाना पार्लियामेंट में, समझ गए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर, ये एक संवैधानिक और उत्तरदायित्व है। सो दिस ऑब्लिगेशन अलाउज द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके थ्रू क्या करता है, जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करता है, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो है ना, जो सरकार के बेसिकली खजाने के ऊपर ये नियंत्रण करता है। द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर रिफ्यूज कर सकता है कि सरकार को कि हम ऐसा रिसोर्स ग्रांट नहीं करेंगे। दिस सेल्डम हैपेंस, कि कभी कभार ही होता है, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरली एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो गवर्नमेंट है वो ऑफकोर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम का सपोर्ट एंजॉय करती है, तो जनरली पास हो जाता है। नेवरदलेस बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीजन फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर्स द मनी बिल। बट इन सब चीज़ों को रहते हुए भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा में डिस्कस होता है कि किस रीजन से, किस कारण से ये सरकार को ये पैसा चाहिए। इट कैन इंक्वायर इनटू द केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स। जो मिसयूज ऑफ फंड्स के जो केसेस हैं उस पर इंक्वायरी कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कैग जिसके नाम हम कहते हैं, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है, इनके जो रिपोर्ट होते हैं उसको वहाँ पे हम लोग इस बेसिकली डिस्कस करते हैं और उसके बेसिस पे केसेस ऑफ मिसयूज में इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग, एक बहुत फेमस बॉडी है, इसको हम नियंत्रण महालेखा परीक्षक भी बोलते हैं। एंड लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, है ना, यू रिमेंबर पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये सब इनके रिपोर्ट्स को वहाँ डिस्कस किया जाता है। बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। ये कंट्रोल सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी तक एम नहीं है। द लेजिस्लेचर इज कंसर्न अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट। तो जो लेजिस्लेचर है वो सरकार की नीतियों को लेकर भी चिंतित रहती है भाई लेजिस्लेचर, कि जो बजट में आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो पॉलिसी, उसका कैसा होगा क्रियान्वयन और वो सही दिशा में है या नहीं है। सो थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये वित्तीय कंट्रोल के द्वारा जो है लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है, सरकार के नीतियों को, पॉलिसी को कंट्रोल करती है। द नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव।
है ना। सो अविश्वास प्रस्ताव, द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट enables द पार्लियामेंट टू ensure एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सबसे पावरफुल हथियार जो है, वेपन है दैट पार्लियामेंट के पास, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाने के लिए। एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट हैज द सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टी और द कोलिशन ऑफ द पार्टीज दैट हैव मेजोरिटी इन द लोकसभा, द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज फिक्शनल रादर देन रियल। तो जब तक, ऑफकोर्स, जब तक वो मेजोरिटी का उसका सपोर्ट है, उस पार्टी का या कोलिशन को अगर सपोर्ट है, तब तक ये पावर का कोई वैल्यू नहीं है, एक फिक्शनल है रादर देन रियल है। क्योंकि एनीवे अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे भी तो उस सरकार में जो सत्ता में पार्टी है वो जीत ही जाएगी, क्योंकि उसको मेजोरिटी प्राप्त है। However, after 1989, several governments has been forced to resign due to lack of confidence of the House. 1989 के बाद बहुत सारी सरकारों को रिजाइन करना पड़ा है क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस नहीं था। ईच ऑफ दीज गवर्नमेंट्स लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा बिकॉज दे फेल्ड टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ देयर कॉलिशन पार्टनर। और चूंकि उनके कॉलिशन गवर्नमेंट को, जो कॉलिशन पार्टनर थे, जो गठबंधन के अन्य दल थे, उनका पूरा सपोर्ट नहीं प्राप्त था, तो ऐसे में सरकारों को अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना पड़ा और सरकारें हारी भी। और एक जस्ट एग्जांपल देते हैं, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, वो एक वोट कम पड़, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक वोट कम पड़ने के कारण वो सरकार गिर गई थी। सो दैट एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर। ये दिखाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी क्रिटिकल मोशन। Thus, the parliament can effectively control the executive and ensure a more responsive government. So, parliament बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव को, एंड इंश्योर कर सकती है, सुनिश्चित कर सकती है एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक ऐसा सरकार जो उत्तरदायी सरकार हो। इट इज़ हाउएवर इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पस दैट देयर इज एडिक्वेट टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस। The members are interested in discussion and participate effectively, and there is willingness to compromise amongst the government and the opposition. तो ये सारी चीज़ें क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो ये सब चीज़ करने के लिए एडिक्वेट टाइम हो, हाउस के पास एडिक्वेट समय होना चाहिए काम में। द मेंबर्स आर इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन, तो जो मेंबर्स हैं वो डिस्कशन में खुद इंटरेस्टेड होने चाहिए, और उनका इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और उनमें एक विलिंगनेस भी होनी चाहिए, देयर इज विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज एमंग्स द गवर्नमेंट, सरकार और ऑपोजिशन के बीच। So in the last 2 decades, there has been a gradual decline in the sessions of Lok Sabha and state assemblies and time spent on debates. तो पिछले 2 दशकों में ऐसा देखा गया है कि जो लोकसभा के सेशंस है या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहाँ के जो डिबेट का टाइम है वो काफ़ी कम हुआ है, ऐसा देखा गया। मोर ओवर द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ बिन प्लेग्ड बाय द एब्सेंस ऑफ कोरम, और बहुत बार ऐसा भी बात हुआ है कि जो कोरम, जो गणपूर्ति, जो मिनिमम लोग होने चाहिए, है ना, हाउस में, हाउस का डिस्कशन होने के लिए एक मिनिमम लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो उसको कोरम हम बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कोरम की जितने लोग मिनिमम होने चाहिए डिस्कशन के लिए उतने ही नहीं है, कोरम ही नहीं है। सो इस कारण से भी डिसीजंस नहीं लिए जा पा रहे हैं, और मतलब ये एक स्टेलमेट हो जाता है। सो बाइकआउट ऑफ सेशंस होता है, बहुत बार ऐसा देखते हैं कि सेशन को बाइकआउट कर दी जाती है बाय द अपोजिशन मेंबर के द्वारा, विच डिप्राइव द हाउस द पावर टू कंट्रोल। जो ऑफ कोर्स ऑल दिस के कारण जब कोरम ही नहीं हो या बाइकआउट हो जाता है सेशन का, तो हाउस के पावर का कंट्रोल, तो हाउस जो चाहती है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, वो कर नहीं पाती है। नेक्स्ट इज व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, है ना। तो जो नेक्स्ट है कि जो संसदीय समितियां हैं वो क्या करती है। सो ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पज। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज, सो है ना, विभिन्न विधायी कार्यों के समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, पहलू है। दिस कमिटीज प्ले ए वाइटल रोल नॉट मेयरली इन लॉ मेकिंग। ये जो समितियां हैं, कमिटीज़ है, वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नॉट ओनली इन लॉ मेकिंग, सिर्फ कानून बनाने में नहीं, बट ऑल्सो इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। सो हाउस के जो डे टू डे बिजनेस है उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग सेशंस, पार्लियामेंट सिर्फ सेशन में मिलते हैं, है ना, इट हैज़ वेरी लिमिटेड टाइम एट इट्स डिस्पोजल, तो उसके पास बहुत कम समय होता है। द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टांस रिक्वायर्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इशू अंडर कंसिडरेशन, और कोई भी मैटर जो कानून बनाना है वो इन डेप्थ स्टडी रिक्वायर करता है, उसमें काफ़ी डिटेल में स्टडी होना चाहिए उस मुद्दे का, है ना। सो दिस इन टर्न डिमांड्स मोर अटेंशन एंड टाइम। तो होता क्या है कि इसमें काफ़ी समय चाहिए, काफ़ी अटेंशन चाहिए, मोर अटेंशन एंड टाइम चाहिए, बट जो सेशन है वो तो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। सो ये कमिटियाँ
जब सेशन नहीं होती है तब भी ये कमेटियाँ उन चीज़ों को पढ़ने में, गहन मंथन करने में काम आती है. सो सिमिलरली देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑल्सो लाइक स्टडिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट, है ना. वो अनइम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, अलग अलग फंक्शंस है, जैसे इंपॉर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक स्टडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड बाई वेरियस मिनिस्ट्री, लुकिंग इनटू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट, है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट के द्वारा क्या खर्च हुआ, इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं उसका जांच पड़ताल करना. सो पार्लियामेंट्री कमिटीज परफॉर्म सच फंक्शंस. पार्लियामेंट्री कमिटीज ऐसे कार्यों को करती है, ये सब कार्यों को करती है जब जब सदन चालू नहीं होता है, व्हेन सेशन इज नॉट देयर, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, देन ऑल्सो कमिटीज के रूप में ये सब काम चलता रहता है समितियों के द्वारा. सिंस 1983 इंडिया हैज़ डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़. 1983 के बाद भारत में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाए गए हैं, है ना. देर आर ओवर 20 सच डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटीज. तो मोर देन 20 से ज़्यादा कमिटियाँ ऐसे. स्टैंडिंग कमिटी सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. वो क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट के बहुत विभिन्न विभिन्न विभागों के जो कार्य हैं उनका सुपरवाइज करते हैं, है ना. उनका बजट, उनका एक्सपेंडिचर, खर्च, बिल्स दैट कम्स अप इन द हाउस, और जो बिल, जो विधेयक जो हाउस में आते हैं इन डिपार्टमेंट जुड़े. सो इन सब चीज़ों का वो देख रेख, गहन स्टडी, डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस एंड स्टडी वो कमिटीज़ करती है. सो अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटीज़ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़, है ना. तो अस्थाई कमेटियाँ जो है, स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी कमेटियाँ के साथ साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़, है ना. सो संयुक्त संसदीय समितियाँ भी हैव ऑक्युपाइड ए पोजीशन ऑफ एमिनेंस इन आवर कंट्री. अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हैं हमारे देश में, पोजीशन ऑफ एमिनेंस. जेपीसी कैन बी सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग ए पर्टिकुलर बिल. ये किसी एक खास बिल को पढ़ने के लिए जेपीसी का सेटअप किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है. सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग ए पर्टिकुलर बिल, लाइक जॉइंट कमिटी टू डिस्कस बिल, और फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, या फिर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है ना, कोई गड़बड़ घोटाला होने का कोई चांस है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, छानबीन करने में भी ये कमिटियाँ, जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती है. मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर सेलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउसेस, और ये दोनों सदनों से ही इसके सदस्य चुने जाते हैं. द कमिटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट. ऑफ कोर्स द कमिटी सिस्टम से क्या है कि पार्लियामेंट के ऊपर जो वजन है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब भी एक कमिटी अपना कार्य करती रहती है. मेनी इंपॉर्टेंट बिल्स हैव बीन रेफर्ड टू कमिटीज. बहुत सारे इंपॉर्टेंट विधेयक जो कमिटीज को रेफर किए जाते हैं. द पार्लियामेंट हैज मेयरली अप्रूव्ड द वर्क डन इन द कमिटीज विद फ्यू ओकेजनल अल्ट्रेशन. एंड मेनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है, सिर्फ चूंकि इन कमिटियों का ऑलरेडी वहाँ पे रिकमेंडेशन आया था, तो ये कमिटियों का जो वर्क है उसको ऑलरेडी मतलब पार्लियामेंट ने सिर्फ और सिर्फ अप्रूव करने का काम किया है, क्योंकि उनको ऑलरेडी कमेटी से डिटेल में स्टडी होने के बाद बिल आई है, और उसमें अगर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस है तो वो पार्लियामेंट ने किया और अप्रूव कर दिया. सो ऑफ कोर्स लीगली स्पीकिंग कानूनी तरीके से नो बिल कैन बिकम लॉ एंड नो बजट विल बी सैंक्शनड अनलेस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. कोई भी बिल, जो विधेयक है वो कानून नहीं बन सकता, या कोई बजट सैंक्शन नहीं हो सकता जब तक कि वो पार्लियामेंट से अप्रूव ना हो. बट द पार्लियामेंट रेयरली रिजेक्ट्स द सजेशन मेड बाय द कमिटीज. बट जो ये समितियाँ हैं, जो कमिटीज़ हैं, ये जो सजेशंस बनाते हैं, ये पार्लियामेंट जल्दी इनको रिजेक्ट नहीं करती है. सो देखा जाए तो ये कमिटी जो बनाती है, सजेशंस भेजती है, मोस्टली वही लॉ बन जाते हैं. नेक्स्ट इज हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ. जो संसद है वो खुद को कैसे रेगुलेट करता है ना, अपने आप को कैसे रेगुलेट करता है. हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ. So the parliament has as mentioned earlier in a debating forum, है ना. parliament as mentioned earlier is a debating forum. ये जैसा कि पहले बताया गया कि एक वाद विवाद करने का देश का सर्वोच्च, इनफैक्ट सबसे बड़ा मंच है, सबसे बहस मुहावसे का एक मंच है. इट इज़ थ्रू डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट परफॉर्म्स ऑल इट्स वाइटल फंक्शन. तो इन्हीं वाद विवादों के द्वारा ही जो पार्लियामेंट है अपने सारे वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन वाद विवादों के द्वारा करता है. सो सच डिस्कशंस मस्ट बी मीनिंगफुल एंड ऑर्डरली. ये जो डिस्कशन है ये मीनिंगफुल होने चाहिए, एक ऑर्डर में होने चाहिए, सो दैट द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर कैरिड आउट स्मूथली एंड इट्स डिग्निटी इज इंटैक्ट. तो ऐसे किया जा सके ताकि ये सार्थक हो, अनुसूचित ढंग से हो, ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले और उसकी गरिमा भी बनी रहे, डिग्निटी रिमेन्स इंटैक्ट. तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ मेड सर्टेन प्रोविजंस टू एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस. तो संविधान ने खुद से ही ऐसे कुछ प्रावधान बनाए हैं
टू इंश्योर कि जो ये कार्यवाही हो इनका सुचारू रूप से चल सके। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल ऑथोरिटी इन द मैटर्स रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेचर का जो कार्य चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसमें जो फाइनल ऑथोरिटी है, जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, वो किसके पास है? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो उस सदन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसके पास ही फाइनल पावर होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैंने आपको पहले बताया है कौन होता है। लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। देर इज़ वन मोर वे इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स, है ना। एक और तरीका है जिसके थ्रू प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेंबर्स के सदस्यों का बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये भी आ गया भाइयों, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ भारत में दल बदल निरोधक कानून है। सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर्स आर इलेक्टेड ऑन ए टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज। तो कुछ इंडिपेंडेंट उसको छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर जो एमपी चुने जाते हैं वो किसी ना किसी पार्टी के टिकट पे चुने जाते हैं। सो व्हाट वुड हैपन इफ दे डिसाइड टू लीव द पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। सो क्या हो सकता है कि अगर वो चुन कर आए किसी और पार्टी से और बाद में बोलेंगे नहीं मैं इस पार्टी से नहीं रहूँगा, चुन के आए इस पार्टी से, लोगों ने उसको वोट दिया इस पार्टी के विचारधारा पर, और कल वो अपनी पार्टी बदल लेकिन नहीं मैं इस विचारधारा से नहीं हूँ, मैं दूसरी विचारधारा में चले जाऊँ और दूसरे पार्टी में चला जाए। सो मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द इशू वॉज अनरिजॉल्व। काफ़ी सालों तक ये मुद्दा अनरिजॉल्व रहा था, आज़ादी के काफ़ी सालों तक। तो ये सब चीज़ें हो रही थी कि आप किसी एक पार्टी से जीत कराएं, जनता ने आपको उस विचारधारा पे वोट दिया और आप उसके सीधा एंटी थेसिस वाली जो टोटली अपोजिट विचारधारा की पार्टी है आप उस पर भी ज्वाइन कर लेते थे। सो फाइनली देयर वाज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज दैट इज लेजिस्लेटर हु इज इलेक्टेड ऑन वन पार्टीज टिकट मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिफेक्टिंग टू अनदर पार्टी। सो एक एग्रीमेंट बना सारे पार्टीज में दैट लेजिस्लेटर, जो व्यक्ति इलेक्टेड ऑन वन पार्टी टिकट, वो किसी एक पार्टी के टिकट पे जीतता है, ही और शी मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिफेक्टिंग। वो दल बदल करने से उस पर लगाम लगना चाहिए टू अनदर पार्टी। वो दूसरे पार्टी में दल बदल करके नहीं जा सकता। और इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड एंड दिस अमेंडमेंट इज कॉल्ड 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985। 1985 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया एंड दिस अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट आया। इट हैज़ ऑल्सो बिन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड। इसका सब्सिक्वेंटली मॉडिफिकेशन भी किया गया 91st अमेंडमेंट, है ना। 91st अमेंडमेंट से इसमें फर्दर बदलाव लाए गए। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज द ऑथोरिटी हु टेक्स द फाइनल डिसीजंस ऑन ऑल सच केसेज। तो जो उस हाउस का सदन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा ही इज़ द फाइनल ऑथोरिटी। उसी के पास अल्टीमेट ऑथोरिटी है टू टेक्स डिसीजन ऑन ऑल सच केसेस। ऐसे मुद्दे पे फाइनल फैसला लेने का अधिकार उस हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही है। बस सो इफ़ इट इज़ प्रूव्ड, अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि कोई मेंबर डिफेक्ट किया, अगर कोई मेंबर अपना दल बदल किया, तो इन सच केसेस द मेंबर लूजेज द मेंबरशिप ऑफ हाउस। तो वो जो सदस्य है वो उस सदस्य का जो सदस्यता है वो लूज़ कर देता है, वो गवा देता है। सो बिसाइड्स सच ए पर्सन इज ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस लाइक मिनिस्टरशिप। और इसके साथ ही वो उसके कोई अदर पॉलिटिकल पद है, कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर रहा है, लाइक अगर वो मिनिस्टर है तो वो पद को भी उनको साथ में गवा देना पड़ता है। So what is defection? If a member remains absent in the house when asked by a party leadership to remain present or votes against the instruction of the party or voluntarily leaves the membership of the party, then it is deemed as defection. तो defection है क्या? ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर मेंबर रिमेन एबसेंट, अगर वो एबसेंट रहता है सदन में इन हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट, है ना, वो सदन में एबसेंट रहता है जिस दिन उसके पार्टी के लीडरशिप ने एक विप जारी होता है, पार्टी का विप जारी होता है। सो अगर पार्टी का लीडरशिप ने बोला है सबको प्रेजेंट रहने के लिए बट वो मेंबर उस दिन एबसेंट हो जाता है तो ये एक डिफेक्शन है। और वोट अगेंस्ट, वो वोट करता अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी। पार्टी ने वोट करने का एक बोला है कि पक्ष में वोट करना है या पार्टी ने डिसाइड किया है कि विपक्ष में वोट करना है, जो भी, तो पार्टी ने जिस लाइन पे वोट करने का डिसीजन लिया अगर वो उसके अगेंस्ट में जाके वोट करता है दैट ऑल्सो इज डिफेक्शन। या फिर वॉलंटरली लीव द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, अगर पार्टी की सदस्यता को खुद से स्वेच्छा से छोड़ देता है तो भी वो डिफेक्शन माना जाएगा। इट इज़ डीम्ड एट डिफेक्शन। नाउ एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में दिखाया है कि दैट एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू कर्ब डिफेक्शन। बेसिकली ये एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट एक्ट तो आ गया बट ये डिफेक्शन को, दल बदल को कर्ब नहीं कर पा रहा। बट इट हैज़ गिवन एडिशनल पावर्स टू द पार्टी लीडरशिप एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द मेंबर।
तो ये दल बदल नहीं रोक पा रहा, रेदर देन ये क्या किया है कि ये जो पार्टी का जो लीडरशिप है, जो पार्टी का लीडरशिप है या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है, जो पार्टी के जो हेड है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है लेजिस्लेचर का, उसको पावर दे दिया गया है, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उसको एडिशनल पावर दे दिया, बिकॉज ही इज़ द फाइनली द प्रेसिडेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज़ द वन हु इज़ डिसाइडिंग कि वेदर वो डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, जनरली प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पार्टी के होते हैं, क्योंकि वो उनका बहुमत होता है और उसके हिसाब पे उनको स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट अगर है तो वो उनके पद अगर पार्टी से हैं तो वो फिर डिसीजन लेने लगते हैं, और वो देखते हैं कि अगर वो डिफेक्शन कम संख्या में भी हो रहा, डिफेक्शन हो रहा बट उसके पार्टी के हित में हो रहा, तो वो फिर ऐसे चीज़ों को वो एक डिफरेंट नज़रिए से देखने लगते हैं और उसको फेवरेटिज्म करने लगते हैं। सो दीज इशूज आर देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन दो दिस लॉ हैज़ कम, दिस अमेंडमेंट एक्ट हैज़ कम, बट ये बहुत ज़्यादा डिफेक्शन को कर नहीं कर पाए हमारे देश में। सो ये चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। हम ये इस चैप्टर को, जो लेजिस्लेचर वाली चैप्टर थी, ये खत्म हो गई। ये नाउ इसके हम जस्ट कंक्लूजन को देखते हैं। सो अगर आप लाइव टेलीकास्ट देखेंगे पार्लियामेंट के, यू विल फाइंड दैट आवर पार्लियामेंट इज ट्रूली अ रेनबो ऑफ कलरफुल ड्रेसेस सिंबलाइजिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। सो हमारा जो पार्लियामेंट है वो क्या है, वो एक्चुअली बेसिकली एक रेनबो, एक इंद्रधनुष है। कलरफुल ड्रेसेस, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस लोगों का, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रांत के लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अटेंड करते हैं। सो ना, मेंबर स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेज, जो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बात करते हैं, लैंग्वेजेस में बात करते हैं इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स में। दे कम फ्रॉम वेरियस कास्ट टू डिफरेंट, अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों से आते हैं, भिन्न भिन्न धर्म से आते हैं, भिन्न भिन्न पंथ से आते हैं, सेक्ट से आते हैं। दे ऑफन फाइट बिटरली, वो बहुत जनरली देखेंगे आप बहुत एक दूसरे से बहुत बिटर फाइट करते हैं। मैनी टाइम्स एंड इंप्रेशन इज क्रिएटेड दैट दे आर वेस्टिंग द टाइम एंड मनी ऑफ द नेशन। बहुत समय ऐसा लगता है, एक इंप्रेशन होता है कि दे आर वेस्टिंग टाइम एंड मनी ऑफ द नेशन, बट ये एक इंप्रेशन है। बट वी हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट दीज आर द सेम पार्लियामेंट्रियंस कैन इफेक्टिवली कंट्रोल, सो आपको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो टाइम वेस्ट और पैसे का बर्बादी कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को। दे कैन एक्सप्रेस द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो समाज के बहुत सारे विभिन्न विभिन्न वर्गों का जो हित है उनको एक्सप्रेस करते हैं। ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, अगर उसके हम संरचना के ऊपर जाएं तो लेजिस्लेचर इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट बात है एक बार और कि ऑन द अकाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन, अगर आप उसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो लेजिस्लेचर इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा ही प्रतिनिधित्व वाला अंग है। द शेयर प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड्स, जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो उनका सिर्फ इसलिए प्रेजेंस ओनली कि वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मेक्स द लेजिस्लेचर मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पोटेंशियली मोर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल्स एक्सपेक्टेशन। तो जनता के जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, उसके लिए पोटेंशियली वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही डाइवर्स है। इन ए पार्लियामेंट्रिक डेमोक्रेसी, एक पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र में लेजिस्लेचर एज ए बॉडी रिप्रेजेंटिंग द विशेष ऑफ द पीपल ऑक्यूपाइज ए हाई पोजीशन ऑफ पावर। तो जो लेजिस्लेचर है वो एक बॉडी है जो रिप्रेजेंट करता है जनता के विशेष को, और इसलिए वो बहुत हाई पोजीशन अक्वायर करता है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, और बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व का रोल भी अप्लाई करता, एंजॉय करता है। हेयर इन लाइज द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट, और यहाँ पे जो हमारे संसद है उसका डेमोक्रेटिक पोटेंशियल निहित है, यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। सो इसके बेसिस पे नाउ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर 5 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेजिस्लेचर। इसमें आपने डिटेल में पूरा सीख लिया हमारे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के कार्य, उनके पावर्स एंड हाउ दे आर सिमिलर, हाउ दे आर डिफरेंट, एंड उन्होंने उनका एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे कंट्रोल से, ऑल दोज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन डिटेल। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, यू हैव अंडरस्टूड, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए एंड इट विल, आप इन सब चीज़ों को अगर अपने माइंड में रखेंगे तो आपको बहुत सारे, आप जो मैं शुरू के अभी 4 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, इनसे बहुत सारे जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये बहुत ही काम आते हैं और ये आपको आगे के लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।